हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की नई सीरीज जो स्टार्ट की है तोमर एकेडमी ने, उसका फर्स्ट डे है आज। कल मैंने सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। कल मेरा प्रश्न था, ताइवान की नई राष्ट्रपति इनमें से कौन चुनी गई हैं? 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था आंग सान सू की, जो कि म्यांमार से हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। सेंसुई बियान चीन के एक अधिकारी हैं। और साई इंग वैन, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल है, जो यहाँ पर अभी इस लोकतांत्रिक ताइवान चीन के इन्होंने चुनने के बाद इन्होंने पहला जो भाषण दिया उसमें कहा कि लोकतांत्रिक ताइवान चीन के नियम कायदे कभी कबूल नहीं करेगा और चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खोजना होगा। मतलब ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर ही बुधवार को ये बातें कही। वैसे मतलब कहने का मतलब है चीन विरोधी हैं थोड़ी सी, और चीन विरोधी होने के बाद भी इनका कहना ये है कि भैया आप 2 नियम नहीं चलेंगे, ताइवान का अलग नियम और चाइना के लिए अलग नियम नहीं चलेगा। जो अलग थलग करने की कोशिश की जाती है उस पर विराम चाइना को लगाना होगा। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। आज के जो करंट घटनाक्रम है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान जो तूफान आया हुआ है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जो आपका पूर्वी तट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाए हुए है, से हुए नुकसान के लिए पश्चिम बंगाल को कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। वास्तव में क्या है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री कहा कि आइए देखिए हमारे यहाँ कितना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का दौरा किया। दौरा करने के बाद वहाँ पर घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ है, दोहरी मार जो झेल रहे हैं, उस दोहरी मार को झेलने से जो बचाव है उसके लिए उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है? आपका ए आंसर है, 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला प्रश्न। यदि हम दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? तो दूसरा प्रश्न है कि देश की सीमा को लेकर भारत का किस देश के साथ अभी टकराव चल रहा है, जिसने अभी अभी अपना एक नया नक्शा जारी किया है। यदि इस घटनाक्रम को थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखें कि भैया इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। तो देखें, आपको एक मैप सामने दिख रहा है, इसमें आपको नीली रेखा से लाइन जो दिख रही है, इस लाइन पे यदि आप देखें तो देखें उत्तराखंड, चाइना और नेपाल तीनों के बीच में घेरा आता है। तो नेपाल ने लिम्पियाधोरा, लिपू लेक और काला पानी, इन 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है और इसी के कारण क्या हुआ? विवाद खड़ा हुआ। विवाद की वास्तव में जड़ ये है कि भारत ने यहाँ से मानसरोवर के लिए मार्ग जाता है और मानसरोवर के मार्ग के लिए इन्होंने एक नए मार्ग का आपका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद नेपाल जो है थोड़ा सा बौखला गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना का हाथ है। तो नेपाल ने तुरंत ही एक नया नक्शा जारी किया, जिसके कारण क्या हुआ? भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद बढ़ता जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये विवाद है बहुत प्राचीन है। सांगोली की संधि जब ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुई थी उस समय से विवाद चला जा रहा है, क्योंकि उस जो संधि है, संधि के तहत जो आपका उत्तर प्रदेश का मंदेसी, मतलब आपका मंदेसी जो ज़िला है, जो मंदेसी लोग रहते हैं, वो हिस्सा भारत से नेपाल चला गया था और यहाँ का उत्तराखंड का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारत ने शामिल कर लिया गया था। उस समय से विवाद कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। इसी कारण से विवाद भारत ने कोशिश की है कि इसे बैठकर शांत किया जाए, बैठकर इससे चर्चा की जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसके ऊपर कुछ चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। फिलहाल हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि WHO ने किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये बड़ा अहम प्रश्न है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इससे कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्योंकि इसका आंसर है आपका भारत के हर्षवर्धन सिंह को नियुक्त किया है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। इस घटनाक्रम को थोड़ा देखें तो WHO में भारत के कद बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री को यह जिम्मेदारी मिलना काफ़ी महत्व वाली बात रखती है। अधिकारियों ने बताया कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभाल सकते हैं और वे जापान के डॉक्टर हिरोकी निकिता की जगह स्थान लेंगे।
अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका आज का, किस देश ने एक बड़े अलकायदा आतंकवादी इब्राहिम जुबैर को भारत भेजा है? अभी घटनाक्रम है, मतलब इसका जवाब है आपका अमेरिका। अमेरिका ने इब्राहिम जुबैर को भारत भेजा, जो कि यहाँ पर अभी उसको क्वारंटीन किया गया है। ये मूलतः देखा जाए तो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के रहने वाला था ये। हैदराबाद के बाद ये अमेरिका चला गया, अमेरिका में जाकर इसने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, और नागरिकता प्राप्त करने के बाद वहीं से अलकायदा के संगठन को चला रहा था। तो अमेरिका ने पकड़ने के बाद इसे यहाँ पर, चूँकि इसकी डिमांड थी, मांग थी, तो उसने भारत को सौंप दिया है। आने के बाद भारत में इसे 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY किसके लिए है? युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या बुजुर्गों के लिए है? बताएंगे। वास्तव में ये योजना जो है PMVVY, इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ। इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होता है। स्कीम से जुड़ने की डेडलाइन मार्च 2023 तक अब कर दी है। एक्चुअल में केंद्र सरकार ने एक खास पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को एक बार फिर शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक्चुअल में मार्च में ख़त्म हो गई थी, लेकिन सरकार ने इसे फिर से शुरू करते हुए 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम से जुड़ने की डेडलाइन मार्च 2023 तक की है। क्या इसमें वय वंदना योजना के तहत पेंशन की व्यवस्था की जाती है। इस स्कीम को LIC के अधीन रखा गया है। पेंशन स्कीम होने के कारण वजह से इसमें 60 साल की उम्र के बाद ही इसका लाभ मिल सकता है। इसमें 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जाता है। इसके बाद 60 साल के बाद इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें एक मुश्त राशि मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो कहा जाए तो प्रश्न जो पूछा था मैंने, इसका जवाब क्या है? बुजुर्गों के लिए ये पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। छठवां प्रश्न है आपका, जर्मनी की एक जानी मानी जूता कंपनी वॉन वेलेक्स ने चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत के किस शहर में स्थापित करने जा रही है? ऑप्शंस हैं आपके, पहला इंदौर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा आगरा, चौथा कानपुर। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो आप देखेंगे कि इसमें आगरा शहर को इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का प्लान किया है, और आगरा में ही अपना प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। तो जर्मनी की जानी मानी कंपनी है ये वॉन वेलेक्स। चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब वहाँ से हटाकर आगरा में शिफ्ट करेगी। इस प्लांट में हर साल 30 लाख जोड़ी जूतों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले चरण में यहाँ पर भारत में 10,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, आज का डेली करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और आज का जो प्रश्न है, जो आपको जवाब देना है, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दीजिएगा। अम्फान तूफान का नाम किस देश ने दिया है? अम्फान जो तूफान आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में, साइक्लोन है, इसका नाम किस देश ने दिया है? इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अभी ऑप्शन ये है आपका, A थाईलैंड, B मलेशिया, C म्यांमार, D भारत। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको इसका जवाब देना है। और आपको ये डेली करंट अफेयर्स कैसा लगा, सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, आपका यदि उत्साह रहेगा तो हम लोगों को उत्साह मिलता है। आपका यही है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आता है, प्रश्न जवाब देंगे, जितने कमेंट बॉक्स में जवाब आएंगे तो मैं उतनी ही कोशिश करूँगा कि डेली नई नई चीज़ें डालने का प्रयास करूँ, और जितना हो सकेगा उतनी हम इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन हम लोग इसको वीडियो को अपलोड करेंगे। डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कीजिए, जिससे लोग सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जवाब जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, इस प्रश्न का जवाब देंगे और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।